हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। ये दोस्तों इसका तीसरा वीडियो है। इसके बाद दोस्तों आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और दोस्तों आप प्रैक्टिस करिएगा। जो वीडियो दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएगी, आप वो देखिएगा और दोस्तों ये आप रिवीजन वीडियो देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको पेपर में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आज इसमें दोस्तों पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947। उसके बाद में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 दोस्तों वो पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें दोस्तों क्या सूबे की अधिकार है, क्या आदेशात्मक उपबंध किए गए दोस्तों, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम आपको 29 विषय भी याद कराने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों जो 16 अनुच्छेद है वो भी आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, आपको निश्चित एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों पहले देखते हैं हम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947। ठीक है, देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें ना आपको याद रखनी है कुल धाराएं कितनी है। तो कुल धाराएं दोस्तों 119 है। कितनी है? 119 है। ठीक है दोस्तों, और विधानसभा से ये कब पारित हुआ था आपको मालूम होना चाहिए। 5 जून 1947। मैं आपको दोस्तों पीछे बता भी चुका हूँ। विधान परिषद भी आपको मैंने बताया था। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, दिसंबर 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल ने अपना अनुमोदन दिया दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों आपको ना इसकी विशेषताएं मालूम होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 से क्या क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों विशेषता आपको मालूम होनी चाहिए, ग्राम सभा की स्थापना। ठीक है, ग्राम सभा की स्थापना इसकी विशेषता में आता है दोस्तों। ठीक है, ग्राम पंचायतों की स्थापना ये भी दोस्तों इसकी विशेषता में आता है। वहीं दोस्तों पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष हो, ये भी दोस्तों इसकी विशेषता है। ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई, ये भी दोस्तों इसकी विशेषता है। ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 दोस्तों प्रावधान किया गया। ठीक, वही दोस्तों पंचायतों का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष है। कितना है दोस्तों? 5 वर्ष है। ठीक है, और जो ग्राम पंचायत की स्थापना दोस्तों 2H में, 2H यहाँ पे दोस्तों धारा है। क्या है दोस्तों? 2H यहाँ पे धारा दी है। और ग्राम सभा की स्थापना दोस्तों 2G में। ठीक है दोस्तों, 2G धारा में, याद रखना दोस्तों, 2G धारा में ग्राम सभा की स्थापना की बात करेगी। वहीं दोस्तों ग्राम पंचायत की स्थापना 2H में बात करेगी। ठीक है, आपको दोस्तों याद रखना है 5 जून 1947 से विधानसभा से, और विधान परिषद से कब पारित हुआ ये दोस्तों आप बताइए, क्योंकि ये मैंने पीछे वीडियो में आपको बताया था और याद कराने की बहुत ज्यादा कोशिश भी की थी। 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल ने इस पे अपना अनुमोदन दिया। दोस्तों याद रखना, इसमें कुल धाराएं कितनी है? इसमें कुल धाराएं 119 है। कितनी है? 119 है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब आया? 1947 में आया। भाई दोस्तों आपसे पूछे क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, वो दोस्तों 1961 में आया। दोस्तों याद रखना, वो 1961 में है। और जो पंचायती राज अधिनियम है दोस्तों, ये है दोस्तों 1947। कौन सा है दोस्तों? 1947। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत 1961, याद रखना दोस्तों। आइए दोस्तों आप देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992-93। देखिए दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992-93। इससे पहले ना दोस्तों आपको ये देखना है, इससे पहले आप एक नज़र इधर देखिए। यहाँ से ना दोस्तों क्वेश्चन बनने की चांस पूरे हैं, तो आप इसको भी देखिए। इसके इसके मत करिएगा कि पंचायती राज का संवैधानिकरण। पंचायती राज के संवैधानिकरण की बात दोस्तों किसने की? तो आपको पता होगा दोस्तों, राजीव गांधी सरकार, राजीव गांधी ने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण और उन्हें ज्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु जुलाई 1989 में, कब दोस्तों? जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। कहाँ दोस्तों? लोकसभा में पेश किया था। कौन सा दोस्तों? 64वां संविधान संशोधन विधेयक। ये दोस्तों राजीव गांधी सरकार ने दोस्तों लोकसभा में जुलाई 1989 में पेश किया था। कौन सा दोस्तों था ये था दोस्तों 64वां संविधान संशोधन, जुलाई 1989 में लोकसभा में। और वहीं दोस्तों अगस्त 1989 में लोकसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया। किंतु राज्यसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया। राज्यसभा में दोस्तों ये पारित नहीं हो पाया। ठीक है, इस विधेयक का विपक्ष विपक्ष द्वारा, किसके द्वारा? विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया दोस्तों। विपक्ष ने इस पे जोरदार विरोध किया, क्योंकि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था में केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान था। तो दोस्तों ये 64वां संविधान संशोधन विधेयक था। इसमें क्या था? इसमें केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान था दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये राज्यसभा में नहीं पास हो पाया और लोकसभा में दोस्तों ये पास हो गया था। याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये क्या याद रखना है कि 64वां संविधान संशोधन विधेयक किसकी सरकार में आया था? तो राजीव गांधी की सरकार में आया था दोस्तों। ठीक है, कब आया था? जुलाई 1989 में आया था। ये लोकसभा से पास हो गया था, राज्यसभा से पास नहीं हो पाया। ठीक है, दूसरा पॉइंट्स क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों याद रखना आपको बीपी सिंह सरकार में क्या है दोस्तों? नवंबर 1989 में बीपी सिंह के प्रधानमंत्री काल में एक नए संशोधन विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परिणाम स्वरूप सितंबर 1990 में, कब दोस्तों? सितंबर 1990 में, याद रखना, लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकार गिरने के साथ ही विधेयक समाप्त हो गया। इन्होंने भी दोस्तों कोशिश की
सितंबर 1990 में, परंतु इनकी सरकार गिरने के कारण विधेयक भी दोस्तों समाप्त हो गया है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों कोई बात नहीं बनी। ठीक है, अब आइए दोस्तों देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नरसिम्हा राव सरकार। कौन सी दोस्तों सरकार? नरसिम्हा राव सरकार। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री में कांग्रेस सरकार ने, किसने दोस्तों? कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिकरण के मामले पर विचार किया। ठीक है, इसने प्रारंभ के विवादास्पद प्रावधानों को हटाकर नया प्रस्ताव रखा। ठीक है, जैसे जो पहले जो राजीव गांधी सरकार में आए, राज्यसभा में जोरदार विरोध हुआ था, क्योंकि उसमें केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान था। ठीक है, तो उन जो विवाद थे ना, उनको हटा दिया दोस्तों, किसमें? नरसिम्हा राव सरकार में। ठीक, देखिए दोस्तों, सितंबर 1991 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। अतः ये विधेयक 73वें संविधान संशोधन 1992 के रूप में पारित हुआ। फिर 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। कब आया दोस्तों प्रभाव में? इसने अपने प्रभाव कब दिखाया? 24 अप्रैल 1993 को ये प्रभाव में आया। ठीक, आज भारत में पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो इस अधिनियम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत है। किसके तहत है दोस्तों? 1992 के तहत है। आइए दोस्तों अब पढ़ते हो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। देखिए दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 क्या कहता है दोस्तों? इसमें ना की भाग 9 में, और विषय कितने दोस्तों? 29 विषय। अनुच्छेद कितने? 16। 29 विषय अभी हम आपको पूरे के पूरे याद कराने की कोशिश करेंगे, और जो 16 अनुच्छेद वो भी आपको याद कराने की कोशिश करेंगे, और दोस्तों आप भी याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक, देखिए दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 कब कब कैसे कैसे आया दोस्तों? देखिए, लोकसभा में आपको ये याद रखनी है दोस्तों, लोकसभा में 21 दिसंबर को। कब दोस्तों? 21 दिसंबर को 1992। ठीक है, वही दोस्तों राज्यसभा में 22 दिसंबर को, एक डेट आगे बढ़ी है, 1992। फिर देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति किसने दोस्तों? राष्ट्रपति 20 अप्रैल 1993। दोस्तों याद रखना, ये डेटें आपको सभी याद रखनी है। ठीक है, ये डेटें आपको सभी याद रखनी है। राष्ट्रपति 20 अप्रैल 1993 दोस्तों, 93 में आ गए अब। और दोस्तों फिर ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। उस समय दोस्तों राष्ट्रपति कौन थे? उस समय राष्ट्रपति आपसे पूछे जाए तो शंकर दयाल शर्मा। याद रखना दोस्तों, कौन शर्मा है दोस्तों? शंकर दयाल शर्मा जी हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री आपको बताई दे पीवी नरसिम्हा राव। कौन है दोस्तों? पीवी नरसिम्हा राव। संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, इसी में दोस्तों इसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। पंचायतों में कुल पदों का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है। कितना? 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है। देखिए दोस्तों, आपको ना इसी स्लाइड से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है? यहाँ से आपको सभी कुछ याद रखना है। किस अनुसूची में दोस्तों बात की गई? तो 11वीं अनुसूची में। भाग कौन सा है? 9वां है। विषय कितने? 29। अनुच्छेद कितने? 16 है। ठीक है, और दोस्तों लोकसभा से कब पारित हुआ? आपको याद रखना, लोकसभा से 21 दिसंबर को, और राज्यसभा से 22 दिसंबर को। ठीक है, अब दोस्तों 92 की बात खत्म हुई। अब आइए दोस्तों 93 में। तो राष्ट्रपति दोस्तों 20 अप्रैल 1993। ठीक, लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। राष्ट्रपति दोस्तों शंकर दयाल शर्मा जी। ठीक है, और प्रधानमंत्री दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। तो दोस्तों राष्ट्रपति भी याद रखना, देखो राष्ट्रपति तो क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा है। और देखिए दोस्तों, संवैधानिक मान्यता दी गई इसी में दोस्तों। ठीक है, पंचायतों में कुल पदों का 1/3 के भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये भी याद रखना दोस्तों। ठीक, आइए दोस्तों, इसमें कौन कौन से शुभवेकी उपबंध और कौन कौन से आदेशात्मक उपबंध है दोस्तों? देखिए दोस्तों, आदेशात्मक उपबंध कौन कौन से हैं? मतलब जिसमें आदेशात्मक यानी कि ये आपको मानने ही मानने पड़े। पहला देखिए दोस्तों, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा स्थापित करना। क्या दोस्तों? ग्राम स्तर पर ग्राम सभा स्थापित करना, जिसमें जिसमें पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव से संबंधित निर्वाचक नियमावली में पंजीकृत लोग शामिल हो। ये दोस्तों आपको मालूम तो होगा ये दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा कि जो पंजीकृत निर्वाचक नियमावली में लोग शामिल हो। ठीक है, तो उनको दोस्तों क्या कहेंगे? ग्राम सभा कहेंगे। तो दोस्तों ये तो ठीक है, मगर आपको ये पता होना चाहिए सुबेकी है या आदेशात्मक है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये मालूम होना चाहिए दोस्तों, ये उपबंध दोस्तों आदेशात्मक है। कौन सा उपबंध है दोस्तों? ये दोस्तों उपबंध है आदेशात्मक, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और देखिए दोस्तों, 20 लाख से कम जनसंख्या, क्या दोस्तों? 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों में गांव मध्यवर्ती एवं जिला स्तरों पर पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली की स्थापना है दोस्तों। अगर 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य तो उनको छोड़ दिया जाए। ठीक है, उनको छोड़ दिया जाए। सभी राज्यों में संघ शासित क्षेत्रों में गांव मध्यवर्ती जिला स्तर पर पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली की स्थापना की बात की गई दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, पंचायत में सभी स्तरों पर संबंधित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोग शामिल होंगे।
तो दोस्तों आपको मालूम है कैसे लोग शामिल होंगे, प्रत्यक्ष चुने हुए लोग शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब नेक्स्ट देखिए, ये दोस्तों क्वेश्चन है, अगर प्रैक्टिस साइड में देखोगे तो ये आपको क्वेश्चन दिख जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए पंचायत के सभी सदस्य को पंचायत की बैठक में मतदान का अधिकार होगा दोस्तों। या वो प्रत्यक्ष चुना जाए या अप्रत्यक्ष चुना जाए। ठीक है, पंचायत की बैठक में मतदान का अधिकार होगा, याद रखना, सभी सदस्यों को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, पंचायत के मध्यवर्ती तथा शीर्ष स्तर के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों में से होगा। पंचायत के मध्यवर्ती तथा शीर्ष स्तर के अध्यक्ष का चुनाव, मतलब दोस्तों जो क्षेत्र पंचायत और ठीक है और जिला पंचायत है दोस्तों, वहां की बात की जा रही, वहां का जो अध्यक्ष होगा वो प्रत्यक्ष रूप से, कैसे दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों में से होगा, प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों में से होगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों। और देखिए दोस्तों, सदस्यता तथा पंचायतों के अध्यक्षों के कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पंचायत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों दोस्तों आरक्षण कैसे मिलेगा, उनकी जनसंख्या के आधार पर। 73वां संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 घ में दोस्तों, तो पंचायतों का जो दोस्तों आरक्षण की बात की गई वो आपको याद होगा, 243 घा में दोस्तों 243 डी में दोस्तों आपको मालूम होगा। एक बार दोस्तों ना इनको फिर देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और 100% क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा, या तो ये बनेगा, बताइए आदेशात्मक उपबंध कौन सा है, और या दोस्तों ये ना आपको ऑप्शन में मिलेंगे दोस्तों, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे ना उन्हीं में दोस्तों ये आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा स्थापित करना, जिसमें पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव से संबंधित निर्वाचक नियमावली में पंजीकृत लोग शामिल लोग, एक पॉइंट से याद रखना। और देखिए दोस्तों, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में गांव मध्यवर्ती जिला स्तरों पर पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना की जाए। ठीक है दोस्तों, ये भी है आदेशात्मक उपबंध। भाई दोस्तों, पंचायत में सभी स्तरों पर संबंधित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोग शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए पंचायतों के सभी सदस्य को पंचायत की बैठकों में मतदान का अधिकार होगा। पंचायतों के मध्यवर्ती तथा शीर्ष स्तर पर, मध्यवर्ती क्षेत्र पंचायत, शीर्ष मतलब जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों में से होगा, याद रखना दोस्तों। ठीक है, तथा पंचायतों के अध्यक्षों के कार्यालय में अनुसूचित जातीय तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पंचायत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, जो कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 घ में है, याद रखना दोस्तों। ठीक, अब देखिए दोस्तों शुभविवेकी उपबंध। आइए दोस्तों देखिए शुभविवेकी उपबंध में क्या है। चूंकि पंचायती राज संस्थाओं का विषय राज्य सूची के अधिकार क्षेत्र में आता है, किसमें आता है, राज्य सूची के अधिकार क्षेत्र में आता है, ये आपको मालूम ही होगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए 73वां संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य को पंचायतों के लिए शक्ति, कार्य, क्या दोस्तों, शक्ति, कार्य, अधिकार, वित्त आदि के हस्तांतरण के शुभविवेकी शक्तियां प्रदान की गई दोस्तों। क्यों प्रदान की गई, क्योंकि दोस्तों जो पंचायती राज है ना दोस्तों, वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। किसमें आता है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए दोस्तों जैसे कार्य है, अधिकार है, वित्त है, तो ये दोस्तों शुभविवेकी के अंतर्गत डाले गए। राज्यों के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित समर्थक प्रावधान दिए गए, याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से ना स्टेटमेंट का क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाएगा कि बताइए जो शुभविवेकी उपबंध है वो क्यों किए गए। ठीक है दोस्तों, और आपको स्टेटमेंट बनाया जाएगा और फिर एकदम गजब वाला क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएगा। इतने ही से दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकलेगा स्टेटमेंट के लिए, इसलिए दोस्तों आप ना इसको अच्छे से देखिएगा। अब देखिए दोस्तों वो कौन कौन से शुभविवेकी उपबंध है। देखिए दोस्तों, नंबर 1 ग्राम सभा की शक्तियों एवं कार्य, ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य, याद रखना दोस्तों। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में पंचायतों के अध्यक्ष एवं जिला स्तर पर पंचायतों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष के लिए सदस्यता। ठीक है दोस्तों, ये शुभविवेकी के अंतर्गत आएगी। मध्यवर्ती एवं जिला स्तरों पर संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद के शुभविवेकी सदस्यता, याद रखना दोस्तों। वहीं देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम, चुनाव का जो माध्यम है दोस्तों वो शुभविवेकी के अंतर्गत आएगा। पंचायती राज प्रणाली की विभिन्न श्रेणियों पर सदस्यों के साथ साथ अध्यक्षता के लिए नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीटों का आरक्षण दोस्तों, ये भी याद रखना। जो दोस्तों पिछड़े वर्ग की बात की जा रही दोस्तों, ठीक है, जो ओबीसी के लिए आरक्षण की दोस्तों बात की, वो दोस्तों शुभविवेकी के अंतर्गत आएगा, याद रखना। तो पंचायतों को निहित शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व देना जो उनके लिए
स्वशासन के प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों ये याद रखना, सोवियत उपबंध, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, बताइए सोवियत उपबंध है या नहीं है, और स्टेटमेंट में भी बन जाएगा। ठीक, याद रखना। एक बार दोस्तों फिर देखिए सोवियत उपबंध क्या क्या है। ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य, याद रखना, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष एवं जिला स्तर पर पंचायतों के मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष के लिए सदस्यता, ये भी दोस्तों सोवियत के अंतर्गत आएगी। मध्यवर्ती एवं जिला स्तरों पर सांसद सदस्य, विधानसभा सदस्य एवं विधान परिषद के सोवेकी की सदस्यता, ये भी याद रखना दोस्तों। ठीक है, वहीं दोस्तों देखिए ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ये याद रखना, माध्यम वाला। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली के विभिन्न श्रेणियों पर सदस्यता के साथ साथ अध्यक्षों के लिए नागरिकों, पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीटों का आरक्षण, ये भी दोस्तों ओबीसी के लिए दोस्तों सीटों का आरक्षण सोवियत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, पंचायतों में निहित शक्तियां एवं प्राधिकार उत्तरदायित्व देना जो उनके लिए सुशासन के प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए अनिवार्य है, ये भी दोस्तों याद रखना। ठीक है दोस्तों, ये सोवियत आपको याद रखने हैं। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं 11वीं अनुसूची में कौन सी अनुसूची, हमने बताया था आपको भाग 9 है और अनुसूची 11वीं है। 29 विषय हैं। कितने विषय हैं दोस्तों? 29 विषय हैं। ठीक है, इन विषयों को याद रखना। और ये अनुच्छेद कौन सा है? 243 छा याद रखना दोस्तों, 243 छा याद रखना। ठीक है, और देखिए दोस्तों आपको ना दोस्तों सारे विषय पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा और ये कहा जाएगा बताइए कौन सा विषय नहीं है, तो यानी कि विषय आपको रटे नहीं होने चाहिए, बस आपको आइडिया होनी चाहिए कि हाँ ये विषय संबंधित है ग्राम पंचायत से। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए। देखिए दोस्तों कौन कौन सा, कृषि जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार है, कृषि जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार है, यानी कहीं ना कहीं कृषि की बात की जा रही है, ये आपको मालूम होना चाहिए। भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, ये भी दोस्तों 11वीं अनुसूची में। लघु सिंचाई, जल प्रबंध, जल विभाजक क्षेत्र का विकास, लघु सिंचाई, जल प्रबंध, जल विभाजक क्षेत्र का विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन। ठीक है दोस्तों, और देखिए मत्स्य उद्योग, ये भी दोस्तों है। हम आपको बताएंगे, इसमें देखना कौन सा आपको कंफ्यूज करेगा, वो जरूर बताएंगे, वो ही आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, कौन सी वानिकी? सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, ये भी याद रखना। लघु वन उपज, कौन सा वन दोस्तों? लघु वन उपज। लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं, मतलब लघु उद्योग है ना दोस्तों, उन्हीं के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं। 9वें नंबर देखिए दोस्तों खादी ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग, खादी ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग। 10वें नंबर देखिए तो ग्रामीण आवासन दोस्तों याद रखना। 11वें नंबर देखिए पेयजल, 11वें नंबर पर पेयजल। 12वें देखिए ईंधन और चारा, 12वें पर ईंधन और चारा। ठीक है, और 13वें देखिए सड़क पुलिया पुल फेरी जलमार्ग अन्य संचार साधन। ठीक है, अन्य संचार साधन। 14वें देखिए दोस्तों ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है। ऊर्जा स्रोत याद रखना, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। वही दोस्तों 16वें देखिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, दोस्तों गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये दोस्तों 29 विषय में आता है। देखिए दोस्तों आपको कंफ्यूज किसमें किया जाएगा? शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, और दोस्तों आपको ऑप्शन में दिया जाएगा उच्च स्तरीय। ठीक है, शिक्षा, तो आप वो देख लेना दोस्तों। ठीक, तकनीकी प्रशिक्षण व्यावसायिक शिक्षा, ये भी दोस्तों है। तकनीकी प्रशिक्षण व्यावसायिक शिक्षा, ये दोस्तों 29 विषय में आता है। ठीक, प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा याद रखना। पुस्तकालय दोस्तों याद रखना। ठीक, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, ये भी याद रखना। बाजार व मेले, ये भी याद रखना। स्वास्थ्य स्वच्छता, जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, औषधालय भी है दोस्तों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये भी दोस्तों याद रखना। ठीक है, परिवार कल्याण दोस्तों 29 विषय में आता है। महिला और बाल विकास दोस्तों ये भी याद रखना। समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है दोस्तों। कैसे दोस्तों? मंद व्यक्तियों का कल्याण भी, ये भी दोस्तों याद रखना। दुर्बल वर्गों और विशिष्टता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण दोस्तों, जो दोस्तों दुर्बल वर्ग है और एससी और एसटी है, इन जातियों का दोस्तों कल्याण, इसी में बात की गई दोस्तों। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोस्तों ये याद रखना दोस्तों। ठीक, सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण याद रखना दोस्तों आपको ना ये याद रखना। जैसे महिला और बाल विकास दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय दोस्तों इस पे याद रखना, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपको हायर एजुकेशन का दिया जाएगा, इसको याद रखना दोस्तों। ठीक, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम दोस्तों ये भी याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हीं में ना आपको कंफ्यूज किया जाएगा। एक नज़र में दोस्तों फिर देखिए जरा, कृषि जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार है नंबर 1। दूसरे नंबर पे भूमि विकास, भूमि सुधार, कार्बन चकबंदी और भूमि संरक्षण। तीसरे नंबर पर लघु सिंचाई, जल प्रबंध, जल विभाजक क्षेत्र का विकास। चौथे नंबर पर दोस्तों देखिए पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, याद रखना दोस्तों, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन। 5वें में देखिए मत्स्य उद्योग। 6ठे में देखिए दोस्तों सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी। 7वें में देखिए दोस्तों लघु वन उपज। 8वें में देखिए दोस्तों
लघु उद्योग जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं। नवें पे देखिए दोस्तों खादी ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग। 10वें नंबर पर देखिए दोस्तों ग्रामीण आवासन। 11वें में देखिए दोस्तों पेयजल। 12वें में ईंधन व चारा। और 13वें में दोस्तों सड़क, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग, अन्य संचार साधन। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण भी है दोस्तों। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत याद रखना। गरीबी उन्मूलन दोस्तों ये याद रखना। ठीक है। शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है दोस्तों, ये भी याद रखना। तकनीकी प्रशिक्षण, ये दोस्तों याद रखना कि आप सोचो तकनीकी प्रशिक्षण नहीं होगा, दोस्तों है तकनीकी प्रशिक्षण। और व्यवसायिक शिक्षा, ये भी याद रखना। प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा याद रखना। पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार, मेले। स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है। औषधालय भी हैं। परिवार कल्याण दोस्तों ये भी याद रखना दोस्तों। ठीक। महिला बाल विकास, समाज कल्याण जिसके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण दोस्तों ये भी याद रखना। दुर्बल वर्गों का शिष्टतया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण दोस्तों। सार्वजनिक वितरण प्रणाली याद रखना। सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण याद रखना। ये दोस्तों ना आपको बस 1-2 बार सुन लो दोस्तों, आपको आइडिया हो जाएगा। और इसी में से आपको ऑप्शन दिया जाएगा। आपको ये अनुच्छेद सभी याद होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें ना जो ऊपर वाले अनुच्छेद है वो तो लगभग में सभी को याद होंगे, मगर दोस्तों आप अगर देखा जाए दोस्तों जैसे यूपी ट्रिपल सी का जो हाल है दोस्तों, उस हिसाब से दोस्तों अनुच्छेद ना आप सभी याद रखना है, क्योंकि दोस्तों कोई सा भी अनुच्छेद पूछा जा सकता है। आप ये मत दोस्तों ना जो 15वें नंबर अनुच्छेद है ये कम इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नंबर बराबरी दिलाएगा। इसलिए दोस्तों आपको सभी याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, सरल के पीछे मत पड़ना। या दोस्तों आपने ना कई बार पढ़े होंगे तो दोस्तों आपको पहले वाले याद हो गए होंगे, तो दोस्तों आप जो बाद वाले उनको भी याद करने की कोशिश करिएगा। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 243 में क्या है दोस्तों, इसमें है दोस्तों परिभाषाएं। क्या है दोस्तों परिभाषाएं। 243 ए में क्या है दोस्तों, ग्राम सभा है, तो ए में दोस्तों ग्राम सभा। बी में क्या है दोस्तों, पंचायतों का संविधान है, पंचायतों का संविधान दोस्तों बी में है। और सी में दोस्तों पंचायतों का गठन है। गठन दोस्तों पंचायतों का गठन किसमें है दोस्तों, सी में है। और पंचायतों का आरक्षण, ठीक है दोस्तों, रिजर्वेशन, इसको डिजर्वेशन से याद रखना, यानी कि डी याद रखना दोस्तों। ठीक। और वही दोस्तों देखिए ई दोस्तों पंचायतों को कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल दोस्तों ई में है। और एफ में दोस्तों क्या है, एफ में दोस्तों सदस्यों की अयोग्यता, मतलब अगर आप अयोग्य हो तो यानी फेल हो जाओगे, यानी एफ याद रखना दोस्तों। एफ यानी कि अयोग्य हो दोस्तों, फेल हो जाओगे, तो यानी अयोग्यता दोस्तों एफ में होगी। जी में क्या है दोस्तों, शक्तियाँ। आप नहीं कहते हो हाँ जी हमें शक्तियाँ मिलेगी, है ना, तो याद रखना दोस्तों 243 जी में क्या है दोस्तों, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व। ठीक। तो दोस्तों याद रखना क्या आपको मिलेगा, आपको शक्तियाँ मिलेंगी, प्राधिकार और उत्तरदायित्व मिलेंगे। तो आप याद रखना दोस्तों जी में है। वहीं दोस्तों एच में देखिए, एच में दोस्तों क्या है, पंचायतों की करारोपणी शक्ति। एच से दोस्तों करारोपण याद रखना है दोस्तों, एच से आपको करारोपण याद रखना। क्या है, एच से करारोपण। आई से, आई मतलब वित्त स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन है दोस्तों। वित्त यानी पैसा, ठीक है ना, पैसा की बात की है दोस्तों। आई क्या आया दोस्तों, पैसा आया, यानी वित्तीय व्यवस्था की बात की जा रही, यानी वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। और वहीं दोस्तों जे देखिए, क्या जे दोस्तों अंकेक्षण याद रखना दोस्तों, सिर्फ लेखा का अंकेक्षण याद रखना, पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण याद रखना जे में दोस्तों। वहीं दोस्तों के में देखिए, के में क्या है, पंचायतों का चुनाव, है ना। कहते नहीं कैसे चुनाव होगा, कैसे चुनाव होगा, यानी के से चुनाव याद रखना, कैसे चुनाव होगा, यानी कैसे से के से चुनाव याद रखना। ठीक है। भाई दोस्तों एल देखिए, एल दोस्तों संघीय क्षेत्रों पर लागू होना, किस पर लागू होना दोस्तों, ये लास्ट के जो 3 अनुच्छेद है ना, ये दोस्तों बहुत कम बच्चों को याद होंगे, मगर आपको याद होने चाहिए। संघीय क्षेत्रों पर लागू होना एल में है दोस्तों। ठीक है। कतिपय मामलों में इस भाग पर लागू ना होना तो एम में है दोस्तों, किसमें, एम में 243 एम में है। पहले से विद्यमान कानून एवं पंचायतों का जारी रहना, ठीक है दोस्तों, यानी जारी रहना, तो दोस्तों ये एन में है दोस्तों, किसमें, एन में है दोस्तों, यानी कि न्यू, यानी जारी रखो, न्यू, इसको नया नया करते रहो और इसको जारी रखो। पहले से विद्यमान कानून एवं पंचायतों को जारी रखना। एक बार दोस्तों फिर देखिए, ए 243 में दोस्तों परिभाषाएं, 243 में परिभाषाएं। और ए में दोस्तों 243 ए में ग्राम सभा है, 243 ए में ग्राम सभा है। और 243 बी में पंचायतों का संविधान है, 243 बी में पंचायतों का संविधान है। 243 सी में दोस्तों पंचायतों का गठन है, 243 डी में पंचायतों का आरक्षण है, 243 ई में दोस्तों पंचायतों का कार्यकाल है। और 243 एफ में दोस्तों सदस्यता से अयोग्यता है। और जी में क्या है, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व है। वहीं दोस्तों एच में क्या है, पंचायतों की करारोपण की शक्ति। क्या है, पंचायतों की करारोपण की शक्ति। आई में क्या है दोस्तों, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन आई में है दोस्तों। और जे में दोस्तों क्या है, पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण, पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण दोस्तों जे में है। के में दोस्तों पंचायतों का चुनाव है, के में दोस्तों के है चुनाव दोस्तों, याद रखना, के में पंचायतों का चुनाव है दोस्तों। 3 याद रखना दोस्तों। ठीक है, इन्हीं में तो क्वेश्चन आएगा, देखना दोस्तों।
एम दोस्तों एम की बात की जाए, कतिपय मामलों में इस भाग का लागू नहीं होना, कतिपय मामलों में इस भाग का लागू नहीं होना दोस्तों। ये किसमें देखो लागू होना तो एल में, लागू ना होना तो एम में दोस्तों, याद रखना। भाई दोस्तों देखिए एन में क्या है, एन में दोस्तों है कि पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों का जारी रहना। क्या विद्यमान कानून एवं पंचायतों को जारी रहना दोस्तों एन में है। याद रखो दोस्तों, इनको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार दोस्तों, इनको ना याद करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों बताइए पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध आपके पूरा आपका रिवीजन हो गया दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इन 3 वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा और उसके बाद में दोस्तों जो 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है उनको आप जारी रखिएगा, उनको दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। आपके ना इस चैप्टर से दोस्तों जो 10 क्वेश्चन आने हैं आपके पूरे के पूरे दोस्तों मिल जाएंगे, अब दोस्तों मिल जाएंगे, क्योंकि इतना रिवीजन करना और दोस्तों जो प्रैक्टिस है वो डिटेल के साथ करना जो, और दोस्तों जो आपके पास है उसको जम के पढ़ना। ठीक है दोस्तों, आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ ना, हम आपको सभी चैप्टर रिवीजन करा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।